Hello friends, you are most welcome in my channel Economics Track. In this given video, we will discuss the definitions of economics, not only definitions but famous definitions of economics given by different economists, right? So let us start. Before starting the video, I will just want to say that as far as possible, I will just try to explain all the concept and all the technical terms in bilingual Hindi as well as in English, right? So let us start. So famous definitions of economics. फेमस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स विल बी टॉक, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ डेफिनेशंस की। वेल्थ डेफिनेशंस की तो यह वर्ष 1776 में दिया गया था। किसके द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के द्वारा, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, अर्थशास्त्र के पिता के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने इस वेल्थ डेफिनेशंस को दिया। और इससे पहले भी मैं बताता चलूँ कि इनसे पहले भी इनकी एक पुस्तक आई थी। पहले मैं वेल्थ डेफिनेशन जिस पुस्तक में आई थी उस पुस्तक का नाम जिक्र कर दूँ, तो उन्होंने इस डेफिनेशंस को दिया था अपने फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में। सो उनकी पुस्तक की नाम थी एन इंक्वायरी इनटू the nature and causes of wealth of nation। और इस पुस्तक को बेसिकली हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, एडम स्मिथ साहब द्वारा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस पुस्तक से पहले इनकी एक और पुस्तक पब्लिश हो चुकी थी, और उस पुस्तक के नाम थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, राइट। सो वो ये पुस्तक 1776 में आ गई थी, लेकिन इससे पहले उस पुस्तक आई थी वो 1759 के अंदर आई थी। तो इनकी आज हम इस डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। इस डेफिनेशंस में क्या था कि ये बहुत फेमस डेफिनेशंस के तौर पर उभरी। एक और बात मैं बताता हूँ, इनकी एक और बुक आई थी जिस बुक का नाम था एन इनविजिबल हैंड, राइट, एन इनविजिबल हैंड, जो कि वर्ष 2008 के दौरान प्रकाशित हुई थी। तो आज फिलहाल मैं इस डेफिनेशंस के बारे में बात करूँगा, वेल्थ डेफिनेशंस के बारे में। तो वेल्थ डेफिनेशंस में इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र को इन्होंने माना कि धन का विज्ञान, ये किस तरह से एक राष्ट्र धन का सृजन करता है, किस तरह से हम विदेश व्यापार करें जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में धन को प्रायोरिटी दी, यानी कि धन को प्राथमिकता दी। और जितने भी अर्थशास्त्र में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टर्म्स है, उनको इन्होंने गौण माना, सेकेंडरी माना। तो क्योंकि हम अर्थशास्त्र के अंदर ह्यूमन वेलफेयर की स्टडीज़ करते हैं, हम अर्थशास्त्र के अंदर ग्रोथ की स्टडी करते हैं, हम अर्थशास्त्र के अंदर यूटिलिटीज़ की भी अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। परंतु एडम स्मिथ साहब ने अर्थशास्त्र को बड़ी संकीर्ण दायरे में बांध कर रख दिया, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचनाएँ भी होने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एक आलोचना करते करते इनकी एक प्रतिद्वंदी कहे कि इनके बाद एक और कॉन्सेप्ट आई, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी संकीर्ण माना गया। उस कॉन्सेप्ट की नाम थी वेलफेयर कॉन्सेप्ट, राइट। वेलफेयर कॉन्सेप्ट, राइट। यह वर्ष 1890 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो वेलफेयर कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर मार्शल साहब ने दिया था। इन्होंने दिया था प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था वेलफेयर कॉन्सेप्ट। और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था अपने एक फेमस बुक जिनकी नाम थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
बहुत ही फेमस बुक थी प्रिंसिपल ऑफ एंड। और इस बुक में इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र को कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ मैनकाइंड इन द ordinary business of life, right? इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र मैनकाइंड, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज करता है। क्योंकि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आई थी एडम स्मिथ साहब की, उन्होंने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वह धन का अध्ययन करता है, परंतु मार्शल साहब ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन तो करता है। यह कहना एडम स्मिथ साहब का बहुत ही सत्य था, परंतु यह कहना कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन करता है यह काफ़ी नेरो कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा अर्थशास्त्र केवल मात्र धन का अध्ययन नहीं करता, और यदि धन का अध्ययन करता है तो धन का से पहले किसका स्टडीज करता है? ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन बींग्स की, मानव कल्याण की बात करता है। तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो पहले मानव कल्याण की बात करता है तब जाकर धन के अध्ययन करता है। तो इनकी यह डेफिनेशन से काफ़ी अच्छी डेफिनेशन मानी जाने लगी। इनकी पहले जो एडम स्मिथ साहब की डेफिनेशन आई थी उनसे अच्छी यह डेफिनेशन कही जाने लगी। और एक बात बताता चलूँ कि ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पर इन्होंने जोर दिया है मटेरियल वेलफेयर को, क्योंकि हम जानते हैं कि मटेरियल वेलफेयर से हमें बहुत संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ, संतुष्टि मिलती है, लेकिन वेलफेयर का और भी रीज़न है। तो यह कहना कि केवल मात्र हमें संतुष्टि मिलती है, हमें मात्र वेलफेयर मिलती है मटेरियल गुड से, तो यह काफ़ी अच्छी बात नहीं है। और इनकी भी काफ़ी आलोचना की जाने लगी कि इन्होंने भी अर्थशास्त्र को एक बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट में बांध कर रख दिया। तो इस कॉन्सेप्ट की भी काफ़ी आलोचनाएं होने लगी। तो इस कॉन्सेप्ट की आलोचना करते करते एक और नई कॉन्सेप्ट आई जिसे हम कहते हैं स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, राइट? स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। This definition was given by Professor Robbins in the year 1932, right? Professor Robbins in the year 1932 in his famous book An Essay into the Nature and Significance of Economic Science, right? An essay into the nature and significance of economic science. This was book, right? An essay into the nature and significance of economic science, right? In his book, he defines that economics is a science which studies human behavior as a relationship between end and scarce means, which have alternative uses. In his definitions, he defines in his book, but उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए economics is a science which studies human behavior as a relationship between end and scarce means, which have alternative uses.
उन्होंने कहा कि हमारे हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज वो लिमिटेड, बट हमारी इच्छाएं जो हमारे वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इस अनलिमिटेड जो हमारी इच्छाएं हैं, उस अनलिमिटेड इच्छाओं का किस तरह से हम सामंजस्य करें कि हमारे जो लिमिटेड जो रिसोर्स है उसके साथ एक एडजस्टमेंट बन सके। अर्थात हाउ टू एडजस्ट आवर अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि हम किस तरह से इन लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स का उसका किस तरह से एडजस्टमेंट कर रही है, हमें सिखाती है कौन? स्कार्सिटी डेफिनेशंस। तो और बताते चले हम कि हमारे पास जैसे आए दिनों में हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेल्थ है और हमारे पास जो समय है इसकी बहुत कमी होती है, लेकिन किस तरह से हम इन कमियों के बीच अपनी हमारी जो असीमित जो इच्छाएं होती हैं उस इच्छाओं की पूर्ति कर सके, यही हमें सिखाती है स्कार्सिटी डेफिनेशंस। अगली जो हमारी डेफिनेशंस आती है वो है ग्रोथ डेफिनेशन, राइट। यह वर्ष 1948 के अंदर आई थी, और यह वर्ष 1948 के अंदर किस बुक में इस डेफिनेशंस को जिक्र किया गया था? उस बुक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। राइट। तो इस बुक में इस डेफिनेशंस को जगह दी गई थी। तो बताते चलो कि इस डेफिनेशंस को दिया गया था प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा, राइट। प्रोफेसर सैमुअल्सन से इस डेफिनेशंस को दिया, और इस डेफिनेशंस में इन्होंने कहा कि भाई जो हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आती है वह रिसोर्सेज से आती है, कि हमारे पास हमें मालूम है कि जो हमारी रिसोर्सेज है वह रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। यानी कि इससे पहले की जो डेफिनेशंस आई थी, इसके पहले हमने डेफिनेशन देखा स्कार्सिटी का, तो उस स्कार्सिटी के डेफिनेशंस को आगे ले जाते हुए यह डेफिनेशन आई जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ डेफिनेशन, राइट। तो इस डेफिनेशन में कहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, तो बेसिकली रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज तो क्या कर सकते हैं? हमारे ज़रूरत को पूर्ण कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं हमारी ज़रूरत की। तो वो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड है, तो किस तरह से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज का एडजस्टमेंट करें, किस तरह से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज का एडजस्टमेंट करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुँचे। और मैं बताता चलो कि उन्होंने इस डेफिनेशंस के अंदर कॉस्ट एंड बेनिफिट का काफ़ी तवज्जो, कॉस्ट एंड बेनिफिट, उन्होंने कहा कि किस तरह से हम कॉस्ट और बेनिफिट के बीच सामंजस्य स्थापित करें ताकि हमारे इकोनॉमी के अंदर बेहतरी से ग्रोथ आए। तो और बताता चलूँ कि इस डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि एलोकेशंस ऑफ रिसोर्स, यानी कि हम जो रिसोर्सेज है उससे किस तरह से एलोकेट करें, किस तरह से उसका एलोकेशंस करें, तब हमारे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज करें, उस रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आती है, यानी पूर्ण उसका हम लोग यूटिलाइज करें, पूर्ण उपयोग करें, जिसके साथ इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आएगी। तो यह थी कुछ फेमस डेफिनेशंस। इसके साथ एक और भी डेफिनेशंस आपको बताता चला ऐसे ही कि जो वर्ष 2011 के अंदर आई थी एक मॉडर्न डेफिनेशंस जिसको दिया गया था AC दास के द्वारा। यह भी काफ़ी फेमस डेफिनेशंस थी इकोनॉमी के अंदर, जिन्होंने भी ग्रोथ का भी बात किया था। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से समय का परिवर्तन होने से क्या हुआ, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है उसमें बदलाव देखने को मिले। तो हम इन सारे डेफिनेशंस का एक निचोड़ निकालें तो यह कहना बिल्कुल सत्य होगा कि अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज का बेहतरी से उपयोग करें कि हमारे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आए, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ट मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर, तो हमारे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आए। तो यही थी हमारी आज की क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी और फिर किसी क्लास में आपके साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।